गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी पहली एडजस्टमेंट, जिसको हम एडजस्टमेंट नंबर 1 कहेंगे। पहली एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक की। देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 लिस्ट में आपको लिखवा चुका हूं, और अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, एडजस्टमेंट अगर आप समझ चुके हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, नीड क्या है एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है। ये बेसिक बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले। हमारी पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, जिसको हम इन्वेंट्री करके भी कहते हैं। इन्वेंट्री इट मीन, इसका मतलब क्या है, इट मीन स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। It means stock of unsold good at the end of the accounting period. At the end of the at the end of the accounting at the end of the accounting period, which is carry forward to the next accounting period, which is carried forward to the next accounting period, which is carry forward to the next accounting period at opening stock. देखिए दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब भी कोई पीरियड अकाउंटिंग पूरा ईयर में कोई गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं, बिकने से बच जाते हैं, उनको हम उस साल का क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं एट द एंड। मान लो ड्यूरिंग द ईयर मैंने गुड्स बेचना चालू करे और साल के एंड में देखा कि मेरे पे 20,000 के गुड्स अनसोल्ड रह गए, तो जो गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अनसोल्ड रह जाते हैं, बिक नहीं पाते, उनको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, और उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। और जब उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, तो वो एज एन ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो बिक नहीं पाए, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक नहीं बिक पाए, उनको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, और उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग स्टॉक बनाकर बेचेंगे। अगर आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होनी चाहिए, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता था। अगर मैं एंट्री की बात करूं, तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता था, बताओ। सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम क्लोजिंग स्टॉक आता था क्रेडिट साइड पर। इसका मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता था। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और यहां लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, ऐसे करके। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। तो एंट्री में क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। टू ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। देखो ना, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कर दो, किसकी वजह से, क्लोजिंग, वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। अगर हम इसमें नरेशन दे तो क्या होगा, नरेशन, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक
is recorded. Being closing stock is recorded. लिख लिया। अब देखिए, दोस्तों जब भी कोई आप एडजस्टमेंट करेंगे, देखो जैसे कि मैं पहली नंबर वाली एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, इससे पहले एक बात जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करेंगे उसके दो इफेक्ट होंगे। याद रखिएगा हमेशा, जब भी कभी हम कोई एडजस्टमेंट करते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट होता है और एक इफेक्ट क्रेडिट होता है। अगर आप डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट किसी भी एडजस्टमेंट में दिखा रहे हैं तो आपकी एक बारी में बैलेंस शीट मैच होगी। बैलेंस शीट दोस्तों आपकी तभी मैच नहीं हो पाती थी जब, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट इफेक्ट के बारे में सोचते ही नहीं थे, आप रटते थे। आप कहते थे यार ये ऐड हो जाना चाहिए, ये लेस हो जाना चाहिए, ऐसा करते थे। ऐसा ना करें, आप ये सोचिए क्या मैंने कोई एडजस्टमेंट जो मैंने करी, उस एडजस्टमेंट का जो मैंने इफेक्ट दिखाया, क्या मैंने उसके दोनों इफेक्ट दिखा दिए, डेबिट और क्रेडिट? मैंने आपको जितनी नंबर्स ऑफ एडजस्टमेंट लिखवाई है, लिस्ट जितनी लिखवाई है, उन सभी लिस्ट में मैं हर बार आपको इसी पॉइंट पर हाईलाइट करूंगा कि देखो इस एडजस्टमेंट के अंदर मैंने दोनों इफेक्ट दिखा रखे हैं, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट हम करते हैं दोस्तों, उस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। सिमिलरली मैं इसको लिख देता हूं, इफेक्ट कैसे होंगे। जब भी कोई एडजस्टमेंट हम करेंगे उसके दो इफेक्ट होंगे, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ऐसे लिख लो। हर एक एडजस्टमेंट, सिर्फ इसी की बात नहीं कर रहा, जितनी भी एडजस्टमेंट अब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। सर कौन से वो दो इफेक्ट होंगे? एक होगा डेबिट इफेक्ट, एक होगा क्रेडिट इफेक्ट। अब देखिए डेबिट इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, पहले कुछ बेसिक में आइए। अगर मैं कह रहा हूं डेबिट इफेक्ट कर दिया तो क्या हो सकता है, तो डेबिट इफेक्ट क्या क्या हो सकता है? डेबिट इफेक्ट हो सकता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया आपने, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और ट्रांजैक्शन उसके डेबिट साइड में दिखा दी, ये डेबिट इफेक्ट हो जाएगा। आपने पीएनएल अकाउंट बनाया और ट्रांजैक्शन उसके डेबिट साइड में दिखा दी, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। समझा? आपने बैलेंस शीट बनाई और बैलेंस शीट की आपने एसेट साइड में दिखा दिया, ये डेबिट इफेक्ट हो गया। अगर मैं कह रहा हूं मैं डेबिट इफेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? डेबिट इफेक्ट करने का मतलब है या तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ ट्रांजैक्शन, या आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन लिखी है, या आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में वो ट्रांजैक्शन लिखी है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में अगर आपने वो ट्रांजैक्शन डाली है, हम कहेंगे वो डेबिट इफेक्ट हो गया है। पर और चीज, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से माइनस कर दे, क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से माइनस कर दे, माइनस ऐसे करके लिखे ना, किसी क्रेडिट साइड में डाले और उस क्रेडिट साइड के आइटम को माइनस कर दे, तब भी उसको डेबिट इफेक्ट कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ट्रेडिंग अकाउंट डाला, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिखता हूं बाय सेल। अब सेल मैंने कहां डाला? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। सेल किस साइड आया है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया, तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट इफेक्ट हो गया। अब यहां से मैं माइनस करता हूं सेल रिटर्न, यहां से मैं माइनस करता हूं सेल रिटर्न। तो अब जब मैं यहां से सेल रिटर्न माइनस कर रहा हूं तो क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड के आइटम सेल के अमाउंट को कम कर रहा है, नहीं कर रहा? सेल क्या था? क्रेडिट नेचर का, सेल का अमाउंट कहां है? क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट साइड के अमाउंट को जो आइटम ट्रांजैक्शन कम कर दे, माइनस कर दे, मतलब कम कर दे, उसका अपना नेचर होता है डेबिट, मतलब ये डेबिट नेचर का है। ये समझ में आ रहा है आपको? डेबिट, मैं इसको भी डेबिट इफेक्ट बोलूंगा। मतलब क्रेडिट साइड में अगर कोई आइटम का अमाउंट कम किया जा रहा है किसी वजह से, देखो सेल आपने दिखाया यहां पर, और सेल में से जब सेल रिटर्न माइनस करोगे तो ये सेल रिटर्न इस वाले अमाउंट को कम कर रहा है, तो सेल रिटर्न का अपना इफेक्ट हो गया डेबिट, इसलिए सेल रिटर्न
की एंट्री में सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। समझ में? तो आप समझ में आ रहा है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से कोई चीज माइनस कर दी और जो चीज आपने माइनस करी उसका अपना इफेक्ट होगा, या फिर पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने माइनस कर दिया। क्रेडिट साइड को कम करना, कोई ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड को कम कर रही है, उसका अपना इफेक्ट होगा डेबिट इफेक्ट, वो डेबिट इफेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? या अगर आपने यहां दिखा रहे हो ना टू परचेज आपने यहां दिखाई टू परचेज, ये डेबिट इफेक्ट है क्योंकि आपने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में दिखाया। पर अगर यहां से रिटर्न माइनस करोगे ना तो फिर ये डेबिट इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डेबिट साइड के अमाउंट को कम कर रहा है ये परचेज रिटर्न, तो ये बन जाएगा क्रेडिट इफेक्ट। समझ में आया? ये वाली चीज समझ में आई? बताओ ये नहीं आया? अब मैं कब बोलूंगा कि क्रेडिट इफेक्ट हो गया? सर डेबिट इफेक्ट तो समझ में आ गया, अब क्रेडिट इफेक्ट हो गया मैं कब बोलूंगा? सर मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूं? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब जब मैं कोई एडजस्टमेंट करूंगा उसके दोनों इफेक्ट मुझे दिखाने होंगे, एक डेबिट साइड में एक क्रेडिट साइड में। अब आपको पता होना चाहिए ना कब किस चीज को डेबिट इफेक्ट कहते हैं। आपने कोई ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में डाली ट्रेडिंग की, वो डेबिट इफेक्ट है। पीएनएल के डेबिट साइड में डाला, वो भी डेबिट इफेक्ट है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाला, वो भी डेबिट इफेक्ट है। पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से माइनस करा कोई चीज, वो भी डेबिट इफेक्ट है। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में से माइनस करा, वो भी डेबिट इफेक्ट है। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालोगे तो क्रेडिट इफेक्ट होगा। आप पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई आइटम डालते हो, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। आपने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अगर कोई ट्रांजेक्शन डालोगे वो क्रेडिट इफेक्ट है। पर अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से माइनस करते हो, क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कोई चीज माइनस करते हो, जैसे कि अभी मैंने दिखाया आपको कि परचेज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, उस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो आप कहोगे परचेज रिटर्न वैसे तो डेबिट साइड में गया है पर वो डेबिट के अमाउंट को माइनस कर रहा है। भाई डेबिट में जाकर ऐड नहीं हुआ, वो माइनस कर रहा है, और जो डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस कर दे, कम कर दे, उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। इसका मतलब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो यहां पर जो परचेज मैंने डाला है ये तो मेरा परचेज क्या कर रहा है, डेबिट साइड में गया है ट्रेडिंग अकाउंट के। ये परचेज मेरा कहां गया है, डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के गया है। अब परचेज तो मेरे डेबिट साइड में दिखा, ये तो डेबिट इफेक्ट हो गया क्योंकि ये डेबिट साइड में गया है। पर सोचो दोस्तों, यहां से मैं परचेज रिटर्न भी माइनस करता हूं, क्या परचेज रिटर्न डेबिट साइड में? यस, पर ये ऐड नहीं, माइनस कर रहा है, ये कम कर रहा है डेबिट के अमाउंट को। और जो आइटम डेबिट साइड में है और डेबिट के अमाउंट को कम कर रहा है उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। ये समझा रहा हूं मैं आपको। डेबिट साइड में गया तो है पर वो माइनस कर रहा है दोस्त, क्या कर रहा है, ऊपर वाले अमाउंट को कम कर रहा है, और जो ऊपर वाले अमाउंट को कम कर दे उसका अपना नेचर, मतलब ये कहूंगा परचेज रिटर्न डेबिट नहीं क्रेडिट इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि वो डेबिट साइड के अमाउंट को कम कर रहा है, राइट, क्योंकि वो डेबिट साइड के अमाउंट को कम कर रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में से कोई ट्रांजेक्शन माइनस करते हो ना तो वो ट्रांजेक्शन का अपना क्रेडिट इफेक्ट होता है। सिमिलरली पीएनएल अकाउंट में से कोई चीज आप माइनस करते हो, डेबिट साइड में जाकर आप माइनस करते हो तो उसका अपना इफेक्ट होता है क्रेडिट। आपने पीएनएल अकाउंट बनाया, आपने यहां पे लिखा रेंट। अब रेंट आपने किस साइड डाला, डेबिट साइड। रेंट आपने डेबिट साइड में डाला है पीएल के, दैट इज कॉल्ड डेबिट इफेक्ट, क्योंकि पीएल में डेबिट साइड में जाकर जुड़ गया। पर अगर यहां से माइनस करोगे प्रीपेड रेंट, ऐसे करके माइनस करोगे तो प्रीपेड रेंट क्या कर रहा है, इस डेबिट वाले अमाउंट को कम कर रहा है, तो इसका नेचर हो गया क्रेडिट। ये समझ में आया आप? ये है दोस्तों असली लॉजिक। तो कब कब मैं बोलूंगा डेबिट इफेक्ट हो रहा है, इस केस के अंदर डेबिट कर दो, डेबिट पीएनएल में ट्रेडिंग में बैलेंस शीट या साइड में डाल दो, या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में माइनस कर दो, या पीएनएल के क्रेडिट साइड में माइनस कर दो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के क्या इफेक्ट होने वाले हैं, क्लोजिंग स्टॉक के क्या इफेक्ट होंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक के डेबिट दो इफेक्ट कहां होंगे, किस किस जगह पर जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट।
ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। कब मैं कहूंगा डेबिट इफेक्ट, इस केस में होगा तो डेबिट इफेक्ट कहूंगा, और अगर यहां होगा तो क्रेडिट इफेक्ट कहूंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक पढ़ रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक का केस नंबर 1, जब भी मैं कोई ट्रांजैक्शन करूंगा, जब भी मैं कोई एडजस्टमेंट आपको पढ़ाऊंगा, उसमें 2 केस हमेशा पढ़ाऊंगा। क्या वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है? अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे आ रहा है एडजस्टमेंट्स के अंदर। पहले एडजस्टमेंट कहां पर होती है? आपको क्वेश्चन के अंदर ना ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ये बंद हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर लिखा होगा इंफॉर्मेशन, और यहाँ 1 2 3 करके ये होगी एडजस्टमेंट। इंफॉर्मेशन के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर लिखा है कोई ट्रांजेक्शन, वो एडजस्टमेंट है, उसके दोनों इफेक्ट दिखाने हैं। पर अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन है तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा। क्या याद रखेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसका एक ही इफेक्ट दिखाना है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में कोई ट्रांजैक्शन होगी, ट्रायल बैलेंस में नहीं है वो ट्रांजैक्शन, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस में है, तो मैं कहूंगा उसके क्या है, सिंगल इफेक्ट होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, नीचे दे रखा है इंफॉर्मेशन के अंदर, उसके डबल इफेक्ट होंगे। तो ट्रायल बैलेंस वाली सभी ट्रांजैक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली सभी ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट होते हैं। नोट दे देंगे एक इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नोट दे देंगे, ट्रायल बैलेंस में सभी ट्रांजैक्शन के ट्रायल बैलेंस में सभी ट्रांजैक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं। और जो ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में नहीं है, इट मीन वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, जो नीचे दे रखी होती है ट्रायल बैलेंस के। उस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। ये भी आप पॉइंट याद रखिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में है दोस्तों, उसके कितने इफेक्ट होंगे? उसके 2 इफेक्ट होंगे। ओ सॉरी, एक उसका सिंगल इफेक्ट होगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में है, उसके सिंगल इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, उसके होंगे 2 इफेक्ट। तो जो मैं बता रहा था ना कि हर एक एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट होता है, वो कौन सी वाली एडजस्टमेंट है? वो है ट्रायल बैलेंस के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होती है ट्रांजैक्शन। और मैं आपको लॉजिक, इसका प्रॉपर लॉजिक दूंगा, मैं आपको इसका प्रॉपर लॉजिक भी दूंगा कि क्यों ट्रायल बैलेंस वाली ट्रांजैक्शन के एक इफेक्ट होता है, और क्यों ट्रायल बैलेंस के जो आउटसाइड ट्रांजैक्शन होती है उसके 2 इफेक्ट होते हैं, राइट। इसका लॉजिक भी देंगे, अभी आप नोट लिख लीजिए, मैं इसका प्रॉपर लॉजिक भी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और देखिए, जब जब आप ट्रायल बैलेंस की ट्रांजैक्शन को डालेंगे, ट्रायल बैलेंस में दे रखा है रेंट, सीधा आप पीएनएल के डेबिट साइड में डालेंगे, क्योंकि वो एक ही इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट नहीं होगा। पर ट्रायल बैलेंस के अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई ट्रांजैक्शन दे रखी है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, उसके 2 इफेक्ट होंगे, 2 जगह जाएंगे वो। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होता है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं ना, बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस में भी दिखती है और ट्रायल बैलेंस में नहीं भी दिखती, तो हमें इसके 2 केस बनाने पड़ते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा बहुत सारी एडजस्टमेंट जो है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इनमें से बहुत सारी ट्रांजैक्शन ऐसी होती है, कभी कभी तो ये ट्रायल बैलेंस में शो होते हैं और कभी कभी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होते। अब मैं केस बनाना पड़ेगा मुझे कि मान लो जब ये ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो रहे,
तो तब क्या हमें इफेक्ट दिखाना है। और अगर मान लो ये ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट इफेक्ट है। ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन होती है उसके सिंगल इफेक्ट होता है, और ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन नहीं होती, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होती है, उसके डबल इफेक्ट होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों ट्रायल बैलेंस में शो होता है, यस, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। मान लो इफ क्लोजिंग स्टॉक is not shown in trial balance, it mean it's shown outside the trial balance। और जो ट्रांजेक्शन आउटसाइड द ट्रांजेक्शन होगी उसको एडजस्टमेंट कहेंगे दोस्त, वही होती है एडजस्टमेंट। जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ट्रांजैक्शन नहीं होती, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस होती है, उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। और जब भी ऐसा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस हो, ट्रायल बैलेंस में शो नहीं हो रही, आउटसाइड दी ट्रायल बैलेंस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडजस्टमेंट कहेंगे। और उसके कितने इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट होंगे, इसके डबल इफेक्ट होंगे। एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब क्या होगा जरा सुन लो। क्या आप ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाते हो, बताओ, क्लोजिंग स्टॉक को आप कहां दिखाते हो, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाते हो। एक इफेक्ट तो यही हो गया। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, अब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, करते हो नहीं करते, बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, क्रेडिट साइड ये रहा, बताओ ये कौन सा इफेक्ट करा मैंने। क्या मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस करा, नहीं, इससे सीधा मैं पुट कर दिया। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जब मैं डायरेक्टली डाल देता हूं तो ये क्रेडिट इफेक्ट है सर मेरा। कौन सा इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट। मैं क्रेडिट इफेक्ट दे चुका हूं, अब मुझे कौन सा देना बाकी है, डेबिट देना बाकी है। और डेबिट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। कहां जाएगा सर, बैलेंस शीट में। क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इन एंड है क्या, कि वो स्टॉक जो बकाया है, ये मेरी एसेट होती है और ये मेरी लायबिलिटी है। एसेट साइड में देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करके, बैलेंस शीट में वो अमाउंट जाता है जो इन एंड साल के एंड में बच गया है। क्लोजिंग स्टॉक भी तो साल के एंड में बच गया है, ये हमारा एसेट माना जाता है दोस्तों। और ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट इफेक्ट, क्योंकि देखिए एसेट साइड में शो हो रहा है। तो अगर दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक कहां नहीं है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर हम 2 इफेक्ट दिखाते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट इफेक्ट कहां पर होगा, सर बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक शो होगा। और क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो होगा। उतार लो जल्दी से, समझ में आया इतना आपको, जल्दी से ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 1 मैंने आपको कहा कि देखो ऐसा होता है, मैंने आपको बताया था कि देखो ऐसा होता है। केस नंबर 2 केस हमारे को देख पढ़ने को मिलते हैं। पहला केस हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिख रहा हो। बच्चों जब मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ाया था बेसिक क्लास के अंदर, ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर, तो वहां पर मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी आता है और कभी नहीं आता ये भी समझाया था। मैंने आपको बताया था जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता तो क्या आता है, ओपनिंग और परचेज आता है। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आता है, जब एडजस्टेड परचेज हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, राइट। अगर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम एडजस्टेड परचेज शो होता है तो क्लोजिंग स्टॉक भी शो होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम एडजस्टेड परचेज नहीं डाली तो क्लोजिंग स्टॉक भी शो नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी शो नहीं होगा। यही समझाया था मैंने आपको। तो यहां पर दोनों केस बन सकते हैं कि भैया मान लो अगर शो नहीं हुआ तो कहां पर होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और उसके 2 इफेक्ट होंगे। पर अगर ट्रायल बैलेंस में शो होता है दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक, हो सकता है केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक इज
सोन इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होता है, इफ क्लोजिंग स्टॉक सोन इन ट्रायल बैलेंस के अंदर बनाते टाइम क्लोजिंग स्टॉक दिखा, वहां पर दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो ऐसे केस के अंदर उसके कितने इफेक्ट होंगे, सिंगल इफेक्ट होगा। कितना इफेक्ट होगा सर, सिंगल। अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि ट्रायल बैलेंस वाली सभी आइटम के सिंगल इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट होगा नेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। वो देखो वो है कहां पर, अगर वो डेबिट साइड में दिख रही है वो ट्रांजेक्शन, तो डेबिट इफेक्ट कर देना, अगर वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में दिख रही है तो क्रेडिट इफेक्ट कर देना। अगर क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के, तो उसका डेबिट इफेक्ट दे दो, और अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो क्रेडिट इफेक्ट दे दो। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होगी, तो उन सभी ट्रांजेक्शन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रही है उसके सिंगल इफेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दी नेचर। नेचर मतलब जिस साइड वो होंगे उस इफेक्ट को दिखा देंगे हम, राइट। हमने दोनों इफेक्ट देख लिए। अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में होगा तो ये दे दूंगा इफेक्ट, और अगर डेबिट साइड में होगा तो ये इफेक्ट दे दूंगा। चलिए इधर देखो, अब मैं आपको प्योर लॉजिक देता हूं, डिटेल में डीपली जाकर समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ट्रायल बैलेंस वाली सभी ट्रांजेक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं और ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांजेक्शन नहीं है उसके दो इफेक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका लॉजिक भी देते हैं, पर उससे पहले ये समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कब शो होता है। देखिए उसका एक कॉन्सेप्ट होता है एडजस्टेड परचेज का। भाई हो सकता है किसी बच्चे ने यहां पर बेसिक क्लास नहीं देखी हो, तो उसको समझा देता हूं। वैसे मैंने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था ये एडजस्टेड परचेज, फिर भी एक बार जल्दी से हम इसको एक बार क्यों रिवाइज कर लेते हैं। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। ठीक है सर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप मान के चलिए कि ओपनिंग स्टॉक मेरा है 30,000 रुपए का, सर परचेज मेरी है 50,000 रुपए की, और मैंने सेल कर दी टोटल 60,000 की। अगर मैं कह रहा हूं कि 30,000 रुपए का मेरा ओपनिंग स्टॉक था जो पिछले साल से आया, और 50,000 मैंने इस साल खरीदा, तो टोटल मेरे पे स्टॉक कितना है आप बताइए जरा। सर 30,000 पहले का और 50 से जो अभी खरीदा है, तो टोटल स्टॉक मैं कहूंगा ये 80,000 है। अब दोस्तों 80,000 के स्टॉक मेरे पास पड़े हुए हैं टोटल मेरे इस साल, जिसमें से 60,000 के स्टॉक मैंने बेच दिए। अब जब 60,000 के स्टॉक बेच दिए तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 20,000 रुपए। अरे जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 20,000 बचा है, तो बताओ वो अलग से है या इसी में से है, परचेज में से। सर परचेज में से ही तो बचा होगा, ये अलग से थोड़ी ना है। 20,000 बचा है, ये परचेज में से तो बचा होगा। मतलब जो 60,000 रुपए की सेल आपने करी, पहले आपने 30,000 बेचा होगा जो ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो स्टॉक था पहले आपने उसको निकाला होगा, तो आपने पहले 60 में पहले ये 30 बेच दिया होगा, और इस 60 में जो बाकी 30 है वो उसमें से बेचा होगा, तो इसी में से तो क्लोजिंग स्टॉक बचा। मतलब क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज कह सकता हूं। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ परचेज, हम ये कह सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जब आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, 80,000 रुपए का है ना टोटल स्टॉक, 80,000 का स्टॉक टोटल है, तो आप अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर 80,000 से ज्यादा स्टॉक दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते। मतलब आप दो तरीके से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। एक ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरीके से कि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, यहां पर सबसे पहले आपने डाला ओपनिंग स्टॉक, कितना डाला सर, ओपनिंग स्टॉक था 30,000 रुपए का। फिर आपने डाला यहां पर परचेज, ये था 50,000 रुपए का। अरे मैंने 80,000 डाल दिए दोस्तों, क्या अब मैं यहां पर अलग से क्लोजिंग स्टॉक भी शो करूं? नहीं, अलग से क्लोजिंग स्टॉक आपको शो नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने 20,000 इस 50,000 के अंदर ऑलरेडी है। आप अलग से 20,000 दिखाओगे तो टोटल स्टॉक हो जाएगा 1,00,000 रुपए का, जो कि गलत है। 1,00,000 का तोड़ना स्टॉक है हमारे पास स्टॉक टोटल कितना था, 80,000 रुपए का। तो अगर ओपनिंग स्टॉक और परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑलरेडी परचेज के अंदर जुड़ा हुआ है। समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑलरेडी परचेज के अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक और
परचेज, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा होगा ना, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, तो क्लोजिंग स्टॉक फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी इस 50,000 के अंदर जुड़ा हुआ है सर, यहीं से तो निकला था क्लोजिंग स्टॉक। बट अगर मैं कहता हूं एडजस्टेड परचेज आप ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा रहे हो, तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या है सर? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस परचेज 50,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो ये आ गया 60,000 रुपए। अब मेरी बात सुनो, जब मैं यहां पर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ना दोस्तों, जब मैं यहां ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करके यहां ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो अगर मैं सीधा ही एडजस्टेड परचेज डाल रहा हूं 60,000 रुपए, सीधा एडजस्टेड परचेज मैंने डाल दिया यहां पर 60,000 रुपए, ये एडजस्टेड परचेज। अब 60,000 डाला, पर मेरे पास टोटल स्टॉक कितना था? 80,000 था। पर अगर आप देखो कि एडजस्टेड परचेज के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, 30,000 और 50,000 जुड़ा हुआ है, मतलब ये 30 और 50 जोड़ जाता तो 80 आता, पर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया है, मतलब एडजस्टेड परचेज के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं है। यार ये 50,000 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक था, इसलिए नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर दिखाया नहीं क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि परचेज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। बट जब मैं एडजस्टेड परचेज निकालता हूं तो 50,000 ओपनिंग और परचेज को तो जोड़ रहा हूं, अगर डायरेक्टली 80 आया था, बट मैंने क्लोजिंग स्टॉक इस 50 में से हटा दिया, तो मुझे अब अलग से शो करना होगा। आया समझ में? क्लोजिंग स्टॉक में अलग से शो कब करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक में अलग से शो तब करूंगा जब मेरे को एडजस्टेड परचेज को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। और अगर एडजस्टेड परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 60,000 रुपए, इसका मतलब आपने उस 60,000 के अंदर 20,000 ऑलरेडी हटा दिया है। देखो ना, ये देखो 30 और 50 80 होना था, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक का हटा दिया तो 60 आया। मतलब मैं कह सकता हूं इस 60 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं जुड़ा हुआ क्योंकि आप ऑलरेडी हटा चुके हो, अलग से जोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि टोटल स्टॉक कितना है हमारे पास? 80,000 रुपए। और यहां पर क्यों नहीं डाला? क्योंकि यहां पर 30 और 50 ऑलरेडी 80 हो गया, इस 50 के अंदर ये 20 ये जो 20 है क्लोजिंग स्टॉक इस 50 के अंदर ऑलरेडी है, हटाया थोड़ी ना था, इसलिए हटाया नहीं था तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ, तो अलग से शो नहीं करना। बट इस अमाउंट निकालते टाइम हमने हटा दिया था, इसलिए अलग से जोड़ रहे हैं। ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर आपका पास ये वाला ट्रायल बैलेंस है तो क्लोजिंग स्टॉक फिर आपके ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आएगा। नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वहां पर बताया होगा पहले नंबर पे क्लोजिंग स्टॉक इतना है 20,000 रुपए, तब आपके डबल इफेक्ट होंगे। अब बन गया ना दो केस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। अब यहां पर दो केस डबल इफेक्ट होगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कहां पर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो केस नंबर 1 लगाकर क्या करेंगे? दो इफेक्ट देंगे इसके। कहां है? ये वाला केस देंगे, दो इफेक्ट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है, और कब होता है? क्या बोलोगे? जब एडजस्टेड परचेज हो। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब गिवन होगा? जब एडजस्टेड परचेज गिवन होगी। और अगर एडजस्टेड परचेज नहीं है, ओपनिंग और परचेज देना, फिर नहीं आ सकता क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो दोनों केस हो सकते हैं सर, तो हमें दोनों केस सीखना है। अब सुनो मेरी बात, क्लोजिंग स्टॉक मैंने 20,000 यहां पर डाला, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हो रहा है, तो एक ही इफेक्ट होगा, सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा, सिर्फ सिंगल इफेक्ट होगा। सर कौन सा करूं? बताओ किस साइड है? डेबिट साइड है। किस साइड है वो? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट इफेक्ट देना है। अब बताओ डेबिट इफेक्ट कहां पर होता है? बैलेंस शीट में होता है। बैलेंस शीट में होता है दोस्तों डेबिट इफेक्ट, भूल तो नहीं गए? ये लो सामने देखो आप कि डेबिट इफेक्ट कहां है? ये क्रेडिट इफेक्ट है, ये डेबिट इफेक्ट। बैलेंस शीट में होता है ना डेबिट इफेक्ट, बस इफेक्ट तो आपको पता था। ये एसेट है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो होगा, पहले बताओ सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर कब शो होगा? जब ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन होगी, तब क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। रीजन क्या था इसका? क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अमाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं जुड़ा, तो इसलिए अलग से दिखा रहे। और जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है तो कहां होगा? सर डेबिट साइड में होगा। इसलिए मैं यहां पर सिर्फ डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से क्लोजिंग स्टॉक उठाकर कहां डाल दूंगा? मैं अपनी एसेट साइड में डाल दूंगा और डेबिट इफेक्ट दिखा दूंगा, क्रेडिट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि क्रेडिट हो चुका है। हो चुका, यस। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने क्लोजिंग स्टॉक डाला था ना, क्रेडिट इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका था। यस, क्रेडिट इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका था। सर कैसे हुआ बताओ हमें? इसलिए हम सिर्फ डेबिट दिखा रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट इफेक्ट हो चुका ऑटोमेटिकली। अब ये कैसे हुआ? इनबिल्ट ऑटोमेटिकली हो गया वो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे हुआ, बट ये वाली बात समझाओ, क्या आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं डीपली जा रहा हूं इस चीज के अंदर, बाकी इतना डीपली आपको पढ़ाया नहीं, मतलब इतना डीपली आपको दिखाएंगे नहीं, पेपर के अंदर आएगा नहीं। बट मान लो अगर किसी पेपर के अंदर, बड़े लेवल के पेपर के अंदर आ गया है ना,
मान लो कभी पेपर के अंदर लिखा हुआ ट्रायल बैलेंस के अंदर, भाई हो सकता है ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए, तो आप डबल इफेक्ट मत करके आ जाना, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक को तो पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, ये मत करना, सिखाना पूरा जरूरी है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, यस आ सकता है, एडजस्टेड परचेज होगी तब आएगा, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो डेबिट साइड में होगा, तो सिर्फ एसेट साइड में दिखाना, ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में मत दिखाना उस क्लोजिंग स्टॉक को। ट्रायल बैलेंस से क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लेकर एसेट में डाल देना, ट्रेडिंग में मत डालना, क्यों? क्योंकि हो चुका उसका इफेक्ट, ऑलरेडी माइनस हो चुका। कैसे दिखाता हूं, आ जाइए। ये था आपके पास, मेरे पास दो ट्रायल बैलेंस है, एक वाला ट्रायल बैलेंस है, देखो ये ट्रायल बैलेंस बनाता हूं मैं, ये ट्रायल बैलेंस देखो इधर, मैंने दो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है इस साइड वाले ट्रायल बैलेंस का, और एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है उस साइड वाले ट्रायल बैलेंस का। दो ट्रायल बैलेंस था ना मेरे पास, दो ट्रायल बैलेंस बनाए थे, एक ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक था और क्लोजिंग स्टॉक था, और एक में नहीं था। मैं दोनों ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा और देखना दोनों से मेरा आंसर सेम आएगा। अब सुनो इधर, इधर देखो ओपनिंग स्टॉक परचेज दिख रहा है यहाँ पर, ये तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है ना, इधर काट दो उसको, ये तो नहीं है, अलग से दिख रहा है नीचे। अब ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, यही करता हूं मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते टाइम। ओपनिंग स्टॉक 30,000 का, परचेज 50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक कहां पर है सर? ट्रायल बैलेंस के नीचे है, इसका मतलब एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होंगे, एक बैलेंस शीट की एसेट साइड में, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डबल इफेक्ट करूंगा। यस, यहां लूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना आएगा सर? 20,000 रुपए। मुझे बताओ, ये आ गया टोटल 50 और 30, यहां पर टोटल कितना है? 50 और 30 80। लेट सपोज सेल भी मान लेते हैं, सेल एक एज्यूम कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं एक सेल अमाउंट, सेल 1 लाख रुपए लेट कर रहा हूं, दोनों में 1 लाख लेट करूंगा, ऐसे नहीं कि एक में 1 लाख लेट करी, दोनों में। ये आ गया 1,20,000 और ये आ गया 1,20,000, तो यहां पर आ गया ग्रोस प्रॉफिट। सेल मैंने एज्यूम करी है, ठीक है ना, 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ये मैंने एज्यूम करा है, और दोनों में सिंपली एज्यूम करूंगा, क्योंकि अलग अलग तो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों आंसर सेम लेकर आने, तो सिमिलर एज्यूम करूंगा। ठीक है जी, मान लो मैंने जब ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग था, परचेज था, तो ऐसे कि इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक परचेज डाला, सेल मैंने एज्यूम कर लिया 1 लाख रुपए की हुई है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री में था, एडजस्टमेंट एक इफेक्ट यहाँ होता है, और देखा तो ग्रोस प्रॉफिट आया 40,000 रुपए। अब मैं यार ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, यार ट्रायल बैलेंस इसका, अब इस ट्रायल बैलेंस का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, परचेज है नहीं, क्या है? एडजस्टेड परचेज, सीधा एडजस्टेड परचेज डालेंगे, कहाँ? यहाँ पर डेबिट साइड में, टू एडजस्टेड परचेज। कितना सो हो रहा है? 60,000 रुपए, ठीक है, और यहां पर वही सेल, कितना सो हो रहा है? 1 लाख। अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो क्रेडिट वाला इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है, सिर्फ बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। और अगर आपने यहां पर, अब यहां पर आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक करके यहां पर 20,000 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आपका, चेक कर लो आप। 1,20,000 में से 60 जाएंगे तो 60,000 का ग्रोस प्रॉफिट आएगा, मैच नहीं करेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं आएगा दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं आएगा, सीधा सीधा यहां पर ऑटोमेटिक इफेक्ट हो चुका। कैसे हो गया सर ऑटोमेटिक? ये देखो ना, 1 लाख में से 60 जाएंगे, 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट। इसलिए जब भी कोई ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी, उसके सिंगल इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि एक इफेक्ट ऑटोमेटिकली डालते ही हो जाता है। ट्रायल बैलेंस में जैसी वो ट्रांजेक्शन जाएगी, एक इफेक्ट हो चुका होगा, बस एक ही करना है, इसलिए सिंगल इफेक्ट होते हैं। लॉजिक क्लियर हुआ? और जब ट्रायल बैलेंस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका एक भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए उसमें डबल इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रायल बैलेंस वाली आइटम के अंदर सिंगल इफेक्ट क्यों होता है, तो आप बताना उसको कि सर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन जब जाती है, उसका एक इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है जब वो जैसी ट्रायल बैलेंस के अंदर पुट होती है। जैसी ट्रायल बैलेंस के अंदर आई, एक इफेक्ट हो चुका। मैं बताता हूं कैसे हुआ। अगर आप इधर ध्यान दो, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 80,000 आएगा, और ये आपके पास आ गया 20,000। अब एक बात बताओ, इस 80 में से 20 माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां 60 बच जाएगा, नहीं बचेगा? और वो डायरेक्टली मैंने 60, मतलब इस 60 में 20 ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है ना, ये 60 में क्लोजिंग स्टॉक में माइनस नहीं कर चुका, ये 60 में मैं क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं ना, तो अलग से फिर दोबारा माइनस क्यों करूंगा भाई? हो चुका ना माइनस। तो इसमें नहीं हुआ था ना, 80 में क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इसलिए 20,000 यहां देकर माइनस करा था डेबिट साइड में से। अरे मेरे को डेबिट साइड के अमाउंट को कम करना है तो क्रेडिट में डालना होगा ना। तो 80,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है, और 80,000 का टोटल स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक हटाने के लिए मेरे को यहां दिखाना पड़ेगा माइनस करने के लिए, क्योंकि सेल आपको शो करनी है। बट यहां पर डायरेक्टली 60 इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस हो गया था, ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज में माइनस होता है,
ये देखो ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो अलग से मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जैसी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट वाला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका, अब मत दिखाना उसको, अब सिर्फ बैलेंस शीट वाला दिखाओ। अब ये नहीं कहोगे कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया, दिखाया पर इनबिल्ट माइनस करके ऑटोमेटिकली डाल दिया। यहां ऑटोमेटिकली डाल दिया कि हाँ एडजस्टेड परचेज में क्लोजिंग स्टॉक पहले से माइनस करके डाल रहे हैं, सीधा नेट अमाउंट डाल रहे हैं, अब अलग से माइनस मत करना, नहीं तो दो बार माइनस कर दोगे, राइट। तो अब आपसे और क्या आएगा, अब आपको समझ में आया कि सिंगल इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला इफेक्ट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट वाला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका। ये था क्लोजिंग स्टॉक का एक डिटेल में चीज है, ट्रेडिंग अकाउंट वाला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका दोस्तों, इसलिए सिर्फ हमने बैलेंस शीट वाला दिखाया। वैसे होते दो है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में एक बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में था तो ऑलरेडी एडजस्टेड प्राइस माइनस हो चुका होगा, अलग से नहीं करके दिखाऊंगा। और देखना जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा और जैसे जैसे हर एक में 2 केस कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी एक इफेक्ट हो जाता है ट्रायल बैलेंस में वैसे ही पुट करने पर। ट्रायल बैलेंस में जैसे ही मैं कोई ट्रांजेक्शन डालूंगा ना उसका एक इफेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ एक ही करना होता है। इसलिए ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजेक्शन होगी उसके सिंगल इफेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि एक इफेक्ट जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस के अंदर वो ट्रांजेक्शन डालते हैं एक इफेक्ट ऑलरेडी हो जाता है, सिर्फ एक करना बाकी होता है, और जो नेचर होगा उस हिसाब से करेंगे। डेबिट है तो डेबिट में डाल देंगे। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब समझ में आए ये वाली बात कि ट्रायल बैलेंस में सभी ट्रांजेक्शन के सिंगल इफेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है डालते ही, एक ही बचा होता है वो करना होता है। और जबकि जो ट्रायल बैलेंस में नहीं होता उसके 2 इफेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें एक भी नहीं होता, दोनों दिखाने पड़ते हैं फिर। लो जी, तो ये पूरा प्रॉपर था और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर मेरा खत्म हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है जी। जब मैं आपको जनरल एंट्री में बेसिक में जब पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था ना बेसिक की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब स्टूडेंट बेसिक की क्लास छोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार बेसिक तो पता है मुझे, तो उनको ये भी पता होगा अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्री में डील करता है, अकॉर्डिंग टू AS2 ये कहता है मार्केट वैल्यू, ये कहता है कॉस्ट और NRV। क्लोजिंग स्टॉक किस पे शो होगा, कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट दिख रही है बुक में वो, या उसकी जो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पे शो होगा। बताओ किस वजह से होता है, मैंने आपसे बताया, मैं जब बेसिक आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था इसका रीजन कि किस वजह से ऐसा बोलते हैं कि जो कॉस्ट और एनआरवी का मतलब होता है नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। बताओ किस वजह से कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, मतलब अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक की बुक में वैल्यू दिख रही है 1 लाख रुपए पर मार्केट में उसकी वैल्यू 80,000 रुपए, तो फिर मैं 1 लाख पे शो नहीं करूंगा, 80 पे शो करूंगा, विच एवर इज लोअर। बुक में मेरी वैल्यू दिख रही है 1 लाख रुपए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बुक में दिख रहा है 1 लाख रुपए और मार्केट में उसकी वैल्यू दिख रही है 1,20,000 रुपए, तो मैं 1 लाख पे शो करूंगा, मतलब जो कम होगा उसकी वजह से शो करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर दिया ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ड्यू टू प्रूडेंस, ये बच्चा अच्छा है। ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लेंगे, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम आज मानते हैं। इसका मतलब अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का मेरी बुक में है, मेरी बुक में क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 1 लाख रुपए का, और मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी 80,000 रुपए, तो लॉस हो गया, तो 80 पे शो करो, 20,000 का लॉस मान लो, मतलब फ्यूचर में लॉस। मैं मार्केट में क्लोजिंग स्टॉक अपना बेच नहीं रहा, पर मैं अगर मैं वैल्यू करूं कि भाई मेरा 1 लाख का स्टॉक है, मार्केट में जाऊं कि कितने का ले लोगे भाई, वो कह रहा है 80,000 रुपए दूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये तो लॉस हो गया, तो शो करो ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मानो।
तो अगर 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बुक में पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट्स में 1 लाख का शो हो रहा है और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, सिर्फ 80,000, तो 80 पर रिकॉर्ड करना, 20,000 का लॉस आज ही मान लेना, भले ही फ्यूचर में हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ये, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज मान लो। मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की कम होगी ना, कम पे दिखाओ, लॉस मान लो उसको आज ही। बट अगर आपके स्टॉक 1 लाख रुपए दिख रहा है और आपने 1,20,000 मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज नहीं मानते। ये भी कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज मानो, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज मत मानो। तो इसका मतलब 1 लाख की आपकी बुक में वैल्यू दिख रही है क्लोजिंग स्टॉक की, और आपने मार्केट में पता करा वो 1,20,000 का बिक सकता है। तो अब फ्यूचर में होने वाले, फ्यूचर में 1,20,000 होगा, मतलब 20,000 एक्स्ट्रा कमा लूंगा मैं। तो फ्यूचर के प्रॉफिट को आज मत मानना, आज एक में ही शो करो। आया समझ में? अगर लॉस होगा तो लॉस में दिखाना, लॉस में मान लेना, और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट में दिखाना, फिर एक में ही दिखाना। आया कॉन्सेप्ट? ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? AS2 ऐसा कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्यों। और यहां पर जाकर मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पहली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब आप देख सकते हैं मैं इस पे कितना समय लगा के मैंने आपको ये पढ़ाया, और एक एक चीज आपको डिटेल में बताई है, हर एक बात को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाने की कोशिश करी है। ट्रायल बैलेंस के 2 इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं होगा, एडजस्टमेंट होगा तो उसके डबल इफेक्ट होगा। डबल इफेक्ट क्यों होता है, ट्रायल बैलेंस वालों के सिंगल इफेक्ट क्यों होता है, और जब मैं आगे एडजस्टमेंट आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा आगे आने वाली जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उसमें मैं हर बार आपको ये समझाऊंगा, हर बार आपको दिखाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस वाली जो ट्रांजेक्शन्स है उनके अंदर सिंगल इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका होता है डालते ही, और आपको ये हर बार प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको। और जब जब मैं कोई भी एडजस्टमेंट करूंगा, एडजस्टमेंट मतलब जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो होती है, उन एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिखाऊंगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये याद रखेगा, अगर आप सारी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट शो करते हो, आपके माइंड में ये रहता है कभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा या फाइनल अकाउंट चैप्टर करूंगा, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सारी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करो, एक डेबिट में डालो एक क्रेडिट में, जितना आपने अमाउंट डेबिट इफेक्ट में डाला उतना ही क्रेडिट में डालो। अगर आप ये करते हुए चल रहे हो, एक बारी में बैलेंस शीट मैच होगी, वन टाइम में बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, एक बार गलत नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहां पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम फर्दर एडजस्टमेंट में चलेंगे, और यहां पर खत्म हो गई क्लास। नेक्स्ट क्लास हमारी फर्दर एडजस्टमेंट पे रहेगी। ठीक है दोस्त, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।